संधि। आज हम संधि पर चर्चा करेंगे। संधि संस्कृत का प्रकरण है, लेकिन संस्कृत के बहुत शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए हिंदी में भी संधि प्रकरण को जानना, अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। अब तक हम वर्णों का परिचय, वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त किए। वर्णों से शब्द का निर्माण होता है। अब से हम संधि प्रकरण में शब्दों के विग्रह, शब्दों के विच्छेद, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों के अर्थ कैसे हम उनके विच्छेदन से निकाल सकते हैं, इस ओर बढ़ रहे हैं। तो आज हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत के शब्द संधि के द्वारा संयोग किए रहते हैं, उनका एक अर्थ निकलता है विच्छेदन के द्वारा। कभी संधि के करके हम अर्थ निकालते हैं। तो संधि के द्वारा विभिन्न शब्दों को तोड़ करके हम अर्थ देखेंगे, उसका कैसे शब्दों का निर्माण होता है संधि के द्वारा। तो पहले संधि शब्द का ही अर्थ देखते हैं हम। संधि, इसमें सम उपसर्ग है और धी, धी में ही धातु है धा। संस्कृत का एक धा है, रूट वर्ड धातु जिसे कहते हैं। तो धी को धा प्लस की करते हैं तो धी हो जाता है। इसका मतलब कि इसमें धा धातु है। धा, धा का अर्थ होता है धारण करना, धारण करना, ग्रहण करना, लेना, मिलना। धारण करना किसी चीज को, एक दूसरे को धारण करना। दो शब्द एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए इसमें धा धातु है। सम्यक प्रकारेण धारयति, इसलिए सम उपसर्ग लगा के धा धातु में संधि का निर्माण हुआ है। इंग्लिश में इसको कॉम्बिनेशन लिखे हैं हम, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन साथ साथ हम सोचते हैं कि उसका अर्थ स्पष्ट होता चले। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी उपयोगी होगा कि संधि को एक शब्द दिए हैं हम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को देखते हैं, इसमें भी उपसर्ग है जिसको इस रूप में है कॉम, और इधर है बिनेशन आगे। इसमें रूट है कम माने टुगेदर। कम का अर्थ होता है टुगेदर, इसका मतलब है 2 by 2। बाई माने 2, बाई माने ट्वाइस, प्रचलित चीज है। बाई साइकिल, बाई जहां लगा है मतलब 2, बाई का मतलब कि 2 by 2, ट्वाइस। कम मतलब 2 का ये योग है एक साथ। यह अंग्रेजी वर्ड भी साबित करता है कि 2 शब्दों का योग है, मेल है, संयोग है, कॉम्बिनेशन, एक्ट ऑफ यूनाइटिंग 2 थिंग्स। यहां थिंग्स से हम अर्थ लेंगे शब्दों का है। तो ये एक उपसर्ग है को, सी ओ जो लगाते हैं हम, विभिन्न लेटर के पहले विभिन्न रूप धारण करता है। कहीं सी यू एम कम हो जाता है, उसका भी अर्थ होता है टुगेदर। कहीं सी ओ एल हो जाता है, कहीं सी ओ आर हो जाता है। बहुत सारे अक्षर हैं, देखेंगे हम। ध्यान यदि रहेगा कि इस टुगेदर वाले कम का, को का, कोल, कोर, कहाँ किन वर्णों के पहले रूप बदलता है, तो इसका हम अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हैं। शब्दों का अर्थ भी निकाल सकते हैं। जैसे एक करेक्ट है, यहां COR के रूप में बदल गया, इधर रेक्ट है। कमेंट है, यहां उस रूप में बदल गया।
कहीं कम हो जाता है, CUM, कॉमन भी साथ होता है, CUM हाइफन देते हैं इधर। तो एक कॉम्बिनेशन है इसकी अंग्रेजी संधि की, उसको मैंने बताया कि इसका भी अर्थ होता है, जो सम का अर्थ हुआ वो कम का अर्थ है। हिंदी अंग्रेजी में भी बहुत मेल है संस्कृत में। जो सम का अर्थ है उपसर्ग का, वही यहाँ SUM का अर्थ है, साथ, टुगेदर। और जो धा का अर्थ है धारण करना, वहीं यहाँ जो विनेशन है, बेनी है, 2/2 एक्टिंग, एक्ट ऑफ यूनाइटिंग टू थिंग्स, दो शब्दों के एकीकरण का यह कार्य है संधि। अब आते हैं परिभाषा पर हम। संधि की परिभाषा प्रचलित परिभाषा है, हिंदी संस्कृत में बताई जाती है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से मेल, वही कॉम्बिनेशन, दो या दो से अधिक वर्ण भी मिलते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यह विकार का अर्थ हम दोष से नहीं लेते हैं कि दोष पैदा हो जाता है, नहीं, चेंज, रूप परिवर्तन। विकार का अर्थ हुआ चेंजिंग, रूप परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो रूप परिवर्तन होता है, जो उनके रूप में परिवर्तन होता है, वो संधि है। विभिन्न उदाहरणों से हम देखेंगे। तो यह विकार का अर्थ हम जैसे विकारी अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जिनका रूप बदलता है कारक वचन लिंग के अनुसार, आज जिनका रूप नहीं बदलता वो अविकारी। तो यहाँ विकार का अर्थ हम दोष नहीं लगाते हैं, यहाँ चेंज है, रूप परिवर्तन। तो दो वर्णों के मेल से जो उनके रूप में नया परिवर्तन हो जाता है उसे संधि कहते हैं। अभी कैसे है दो वर्णों के मेल से, जैसे हमने एक उदाहरण दिया, विद्या प्लस आलय। यहां दो वर्णों का मेल कहां हो रहा है कि विद्या, अंत में ये द्या जो है यहां आ है, आकारांत है विद्या, आकारांत शब्द आ प्लस यहां प्रारंभ में आ है। यहां दो वर्ण हुए, एक और दो। दो वर्णों के मेल से जो अब रूप परिवर्तन, इनको हम मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, विद्यालय। ये रूप बदल गया, ये आ और यहाँ आ जो था यह रूप बदल के सिर्फ ऐसे हो गया। ये संधि है, ये संधि है। यह विच्छेद है, विच्छेद में अलग अलग करना। तो यहाँ दो वर्णों के मेल से जो रूप परिवर्तन हुआ, जो विकार पैदा हुआ, उसे हम संधि कहते हैं। ये संधि है और यह इस शब्द का ये विच्छेद है, संधि विच्छेद। पहले तो एक हम विहंगम दृष्टि डालेंगे केवल कि संधि क्या है, बहुत कम कम उदाहरण देते हुए। बाद में पाठ के अंत में हम विभिन्न शब्दों का संधि और विच्छेद देखेंगे, उनका अर्थ देखेंगे कि क्या होता है, कैसे बदलता है। अब हम देख लेते हैं, ये संधि के बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे जब संधि का हम भेद, संधि के प्रकार देखेंगे। तो संधि के संधि के तीन भेद।
पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, वॉवेल कॉम्बिनेशन, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं वॉवेल कॉम्बिनेशन, मतलब दो वावेलों के, दो स्वरों के मेल से जो रूप परिवर्तन होता है वो स्वर संधि है। यहाँ अंत में भी दो शब्द हैं, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है, यदि दोनों स्वर ही हैं तो उनके मेल से जो संधि होती है उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं, या वॉवेल संधि है, इसे हम कॉन्सोनेंट संधि कहेंगे। और विसर्ग संधि को, वॉवेल कॉन्सोनेंट दो वर्ड तो आते हैं, लेकिन विसर्ग के लिए अलग चीज है। यह एक एक्सेंट मार्क है विसर्ग, जो विसर्ग संधि, जिस संधि में प्रथम शब्द में अंत में विसर्ग रहता है, एक्सेंट मार्क जिसको कहते हैं, जहां हम बल देते हैं, बलाघात होता है जहां, तो विसर्ग का जो चिन्ह है उसके लिए एक एक्सेंट मार्क है। तो इसको यूज करते हैं हम एक्शन, जोर बल देने के लिए शब्द पर, तो वो एक संधि है। इन तीनों का एक बहुत सरल पहचान है। दो शब्दों में दोनों तरफ स्वर रहेंगे। व्यंजन संधि की पहचान है कि प्रारंभ में जो शब्द है पहला, उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, हल चिन्ह युक्त होगा, वो व्यंजन संधि होगा ही। हल देना जरूरी है व्यंजन संधि में, अंतिम वर्ण में, पहले शब्द का अंतिम वर्ण में हल रहेगा, वो व्यंजन साबित करता है व्यंजन संधि। आप पहले शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग रहेगा, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल, व्यंजन और स्वर का मेल, और विसर्ग और स्वर व्यंजन का मेल, नाम से ही पहचान जाएंगे हम कौन स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है, कौन विसर्ग संधि है। तो स्वर संधि के बारे में हम देखते हैं कि स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल से जो रूप परिवर्तन विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखेंगे हम स्वर संधि के 5 भेद। प्रकार, टाइप ऑफ वॉवेल कॉम्बिनेशन 5। पहला है दीर्घ संधि। सूत्र जो पहले बताए हैं हम कि अक सवर्ण दीर्घ, स्वर व्यंजन के भेद के समय स्वर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर बताए थे। तो दीर्घ संधि में भी वो है अक सवर्ण दीर्घ, सवर्ण, दो सवर्णों के मेल से दीर्घ संधि। तो सवर्ण क्या है? जैसे रामायण है, राम प्लस अयन। यहां म जो है इसमें अ है, म प्लस अ, तो अ इधर भी है, यहां भी अ है और ये है, ये दोनों सवर्ण हैं। अ और अ दोनों सवर्ण हैं, इसलिए राम प्लस अयन जो है वो मिलके हो गया रामायण। अ प्लस आ, सवर्ण है दोनों, अ और अ मिलके आ हो गया, ये आ दीर्घ हो गया, इसलिए दीर्घ संधि है। दीर्घ स्वर में हम बताए थे कि ह्रस्व स्वर क्या है, अ ई उ री 4 ह्रस्व स्वर हैं,
इन चारों के आपस में संयोग से, कॉम्बिनेशन से जो दीर्घ स्वर बनते हैं वो दीर्घ संधि है। नाम ही है दीर्घ संधि इसलिए कि इसमें दीर्घ वर्ण रूप परिवर्तन हो जाता है। दो ह्रस्व स्वर मिलने से एक दीर्घ हो जाता है। आ मिल के भी आ होता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था विद्या प्लस आलय, आ वो सवर्ण ही है, वो दीर्घ संधि है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण, जब शब्दों की व्याख्या करेंगे हम तो बहुत सारे शब्द देखेंगे हम शब्दों के अर्थ के क्रम में, क्योंकि शब्द के अर्थ और व्युत्पत्ति व्याख्या ही व्याकरण है। कहा गया है कि व्याक्रियन्ते अर्थात व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन तत्शास्त्रम व्याकरणम अभिधीयते। जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाती है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये सारे नियम, संज्ञा के कितने भेद, सर्वनाम के विशेषण, क्रिया विशेषण, वाच्य क्या है, संधि क्या है, सब क्या है, शब्दों की व्याख्या ही है। शब्दों का ही परिचय हम प्राप्त कर रहे हैं और कुछ नहीं है। वर्ण जो विचार किए हम, वर्ण उस शब्दों के निर्माण के लिए ही विचार है। तो व्याकरण के मूल में शब्द ही है। इसलिए अभी जो एक सामान्य जो नियम है उस पर चर्चा चल रही है, बाद में शब्दों की व्याख्या पर ही ध्यान देंगे कि कौन सा शब्द है, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या व्युत्पत्ति है, कैसे संयोग हुआ है, संधि हुई है, समास हुआ है, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द बना है, क्या अर्थ है उसका। तो अब यहाँ एक चीज है कि विद्यार्थी कभी कभी पूछते हैं, शिक्षक भी, कि राम इधर अयन इधर, न था तो अणव कैसे हो गया। इसकी चर्चा हम करेंगे। अणत्व और शत्व विधान जो होता है कि कहाँ मूर्धन्य श हो जाता है, कहाँ अण हो जाता है न का, वह चर्चा करेंगे। यहाँ थोड़ी सी कि एक ही पद में यदि र आ जाता है, र ही है, यहाँ र के कारण वो अण हो गया। और जब अलग अलग करेंगे तो र इस पद में हो गया, इधर न हो गया, इसलिए वहां न फिर अपने रूप में आ गया। इसलिए रामायण, कोई रावण भी कहते हैं, रावण, लेकिन र है शुरू में इसलिए रावण हो गया। अण, रण का रण, र के चलते अण हो जा रहा है। और कहां कहां न अण होता है इसको देखेंगे। तो यह दीर्घ संधि है। समान अकस्वर्णे दीर्घ। अब जैसे रविंद्र है, रवि इधर और प्लस इंद्र इधर, इस न को हटा के हम अनुस्वार भी दे सकते हैं। यहां भी हर्षई है, वी इकारांत है, इधर भी हर्षई है, दोनों मिलके और रविंद्र बना, वो दीर्घई हो गया। अब कभी कभी रविंद्र लोग ऐसे लिख देते हैं, रविंद्र, ये संधि का अज्ञान दर्शाता है। जो लोग जान रहे हैं कि हर्षई प्लस हर्षई मिलकर दीर्घई हो जाता है, तो रविंद्र में दीर्घई ही देंगे, कारण उसका चूंकि जान रहे हैं। और जो कारण नहीं जानेंगे वैसे रविंद्र लिख देंगे। चूंकि रवि देखे हैं लिखे हुए ऐसे, लोग सोचते हैं कि रवि तो हर्षई से होता है तो रविंद्र हो गया ऐसे, लेकिन उधर इंद्र में जो ई है वो ई प्लस ई मिलकर दीर्घई, इसलिए रविंद्र जो है यह सही है। कविंद्र है ऐसे ही, कवि अब प्लस इधर का हर्षई, ये हर्षई और ये हर्षई मिलके कविंद्र में भी हो जाएगा या तिंद्र में हो जाएगा। हर्षई और हर्षई समान सवर्ण है, यह दीर्घ संधि है। दोनों ओर समान वर्ण होने चाहिए। नदी से है, नदी दीर्घई है उधर, आयुष भी दीर्घई से है, इंद्र हर्षई से है, नदी ये है, अब प्लस इधर भी दीर्घई है ईश। अब इधर हर्षई लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, तो इधर दीर्घई दीर्घई मिल करके और दीर्घई है, ये है नदीश। तो ये दीर्घ संधि है। समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है,
वहां दीर्घ संधि है। सूक्ति एक शब्द आता है, सूक्ति, लिखने में इसकी वर्तनी लोग गलती करते हैं। सु इधर है, उक्त इधर है, लेकिन जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा सूक्ति। हर्षौ हर्षौ मिल के दीर्घौ यहां हो गया, ये दीर्घ संधि है। दूसरा है भेद स्वर संधि का, गुण संधि। आद गुण सूत्र है किसका, ऐसे हम लोग ए वर को गुण जानिए, ए वो वर याद करने के लिए है, सब भूलता नहीं है, कभी बच्चे याद कर लेते हैं लय में। गुण संधि ए ओ अर, गुण संधि है, आद गुण ए ओ अर, जहां दो वर्णों के मेल से जहां ए पैदा हो जाता है, जैसे नरेंद्र, यहां ए आ गया, कैसे नर प्लस इंद्र, यहां का अ, यहां का ई, अभी समान सवर्ण नहीं है, ये ह्रस्व ही दोनों हैं, लेकिन ये अ है और यहां ई है, भिन्न स्वर आ गया, अ और ई मिलके ए हो जाते हैं, नरेंद्र, वीरेंद्र। इस तरह से जितने ए वाले होंगे, महेश, गणेश, ए, महाधन ईश, गणधन ईश, लेकिन दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए। यहां महेश है और गणेश है, दोनों एक ही तरह से है, लेकिन यहां होगा महाधनीश, इसका भी ख्याल करना जरूरी है, और यहां होगा गणधनीश, चूंकि महा ही सही है, सार्थक शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं कि गण जैसा तूर दे मह, अब मह धनीश कह दिए तो वो भी नियम के अनुसार तो अ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा, लेकिन मह शब्द नहीं है, महा है, इसका भी ख्याल रखना है। अब महा के जैसे इसको भी हम गणा कह दें, गणा धनीश गणेश, नियम तो ठीक है, लेकिन ये शब्द सार्थक नहीं हुआ गणा, तो इसका ख्याल रखना है कि शब्द भी सार्थक हो तोड़ते समय। गण प्लस इस गणेश महेश, ये वाला उदाहरण हुआ कि ये जितने आ रहे हैं सब गुण संधि है। परीक्षाओं में आते हैं शब्द, महेश कौन सा संधि का भेद है, नरेंद्र कौन संधि है, तो एक पहचान है, बच्चे याद करते हैं। ओ है इस महोदय, परोपकार, महोदय हम लोग लिखते हैं, आवेदन में बच्चे लिखते हैं महाशय, महोदय, लेकिन उस संधि के नियम जानेंगे तो उनका अर्थ खुलेगा, क्या मतलब है महोदय का। ऐसे महोदय देखने से उसका अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन बच्चा जब जानेगा संधि का नियम कि ये है महाधन उदय, यहां आ है, यहां उ है, महोदय, ओ बन गया, आ और उ मिलके उसका रूप परिवर्तन हुआ ओ, इसलिए गुण संधि। परोपकार, परो, यहां उ है, अब परोपकार क्या है, पर धन उपकार, पर मान दूसरा, दूसरे की भलाई करना, पर उपकार। अब यहां आ प्लस उ मिलके ओ हुआ, अ प्लस उ मिलके वो हुआ, अ प्लस उ भी ओ और आ प्लस उ भी ओ, अ आ एक ही साथ चलता है, अ या आ प्लस उ बराबर ओ, अ आ प्लस ई बराबर ए ओ। अब एक है अर, जैसे है महर्षि,
यहां और आता है बीच में, महर्ष और तोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा महा, अब धन ऋषि, महर्षि का अर्थ हुआ महान ऋषि। तो यहां आ प्लस री भिन्न स्वर मिल के अर हो गया, तो आ का मतलब अ भी लगाइए, अ या आ प्लस री बराबर अर। तो ए वो और तीनों का एक एक उदाहरण दिए हम संक्षेप में, कि जहां ए हो महेश, गणेश, सुरेश, नरेश, ओ हो महोदय, सूर्योदय, लंबोदर, ये सब गुण संधि है। और जहां आ जाए जैसे महर्ष, देवर्ष, राजर्षि, अर, तो सब गुण संधि है। इसमें एक दो शब्द हैं जिन पर हमने ध्यान दिया है अपवाद के रूप में, जहां अ प्लस उ मिलके ओ नहीं होता है। जैसे एक शब्द है अक्षौहिणी, चार अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी एक जो शब्द है अक्षौहिणी, इसको यदि हम तोड़ते हैं तो इधर तो होता है अक्ष प्लस उहिणी, उहिणी, अक्ष प्लस उहिणी। अभी तक हमने देखा कि अ, इसमें का अ और ये उ मिल करके ओ होता था, अ या आ मिलके ओ होता था, महाधन, उदय, महोदय। लेकिन यहां हो गया अक्ष और उहिणी मिलके अक्षौहिणी, अ हो जा रहा है, अपवाद है गुण संधि का। अक्षौहिणी, अ और उ मिलके अ हो गया। एक शब्द है और, अब अक्षौहिणी का क्या अर्थ होता है शब्दों की चर्चा में बात करेंगे। एक शब्द है प्रौढ़, ये भी अपवाद है। इसको भी यदि तोड़ते हैं हम तो प्र प्लस ऊढ़ होता है, अ और उ मिलके ओ नहीं हुआ, औ हो गया। तो ये भी एक अपवाद है, प्रौढ़ प्रचलित शब्द है, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़, प्र प्लस ऊढ़, ये उपसर्ग है, ऊढ़ में लगा है उपसर्ग। तो उह, उह का अर्थ होता है तर्क करना, खोजना, बात करेंगे उस पर हम। उहापोह है, उह क्या है, अपोह क्या है, इसमें भी उह क्या है। उह का मतलब तर्क करना, विचार करना, सोचना, समझना। अब प्रौढ़ वो है, प्र माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ ढंग से, विशिष्ट ढंग से, अच्छे ढंग से सोच सके, तर्क कर सके, विचार कर सके, खोज सके, वो प्रौढ़ है। प्रौढ़ हो गया, मैच्योर हो गया, का मतलब ये हुआ। और उसमें भी अक्षौहिणी में भी ऊह की बात करेंगे कि व्यूह क्या है, चक्रव्यूह क्या है, अक्षौहिणी क्या है। जिससे मुंह से मूढ़ बनता है, मुंह मोहित, जो मोहित होता है वो मूढ़ है। उसी तरह से ऊह से पास्ट टेंस भूतकाल बना हुआ है, ऊह अक्त लगा के उड़ हो गया है। ऊह जैसे कहते हैं कि ऊह नहीं खियावत कहना चाहिए, ऊह नहीं आ रहा है। ऊह माने समझ, सोच, खोज, तर्क करना। तो ये दो अपवाद हमें नजर आए कि अक्षौहिणी और प्रौढ़ जो शब्द हैं हिंदी के, उपसर्ग लगा, प्र अ है, इधर उधर ऊ है, ओ होना चाहिए लेकिन हो गया प्रौढ़। तो इस तरह से हम देखेंगे। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि लिखते तो ऐसे ही हैं, लेकिन सही ढंग से यदि हम इसको लिखें, व्री आधा ध है, चूंकि आधा ध पर मात्रा नहीं लगती है, इसलिए इस पूरे ध पर इधर से हम मात्रा देंगे और ये हो गया वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि में आय औ को वृद्धि बखानिए। गुरुजी लोग पढ़ाते थे हम लोगों को दोहे में, एओ वर को गुण जानिए, आय औ को वृद्धि बखानिए। आय औ सदैव एक शब्द है, इसमें आय यहां लिख देते हैं पहचानने के लिए। आय औ जिन दो वर्णों के मेल से रूप परिवर्तन के बाद आय और औ हो जाता है वो वृद्धि संधि है। कोई दो वर्ण ऐसे हैं जिनके मिलने से आय बन जाता है, औ बन जाता है, तो दोनों शब्द वृद्धि संधि में आएंगे। स्वर संधि का ही भेद है। स्वर संधि दोनों तरफ स्वर है। अभी तक जितने संधियों की मैंने चर्चा की है, तो सदैव, सदा प्लस एव, एव माने ही। सदैव का अर्थ हुआ सदा ही, सदैव। तो अ या आ प्लस ए मिलकर अय हो जाता है और वृद्धि संधि है। अ या आ प्लस ए सदैव। एक अब प्लस एक मिलके हो गया एकाएक, ए कै क, यहाँ आय हो गया। यहाँ का अ और ये ए मिल के आय हो गया, वृद्धि संधि है। आय। अब एक आता है औ। अब अ आ प्लस औ मिल करके ओ मिल करके हो जाता है। जैसे है एक शब्द है वनौषधि, इसलिए इस शब्द को लिए हैं कि औषधि पर मुझे कुछ कहना था। वनौषधि, वन नौ षधि। संस्कृत में शब्द है, हिंदी में औषधि या औषध, दो शब्द हैं, औषधि नहीं। लेकिन इसमें औषधि हुआ है वन प्लस औषधि, वनौषधि। वन प्लस औषधि वनौषधि, औषधि हुआ। ये और ओ मिलके हो गया औ, और वनौषधि हुआ। संस्कृत में है औषधि प्लस औषधि। संस्कृत में शब्द है औषधि या औषधि, लेकिन हिंदी में है औषधि या औषध। औषधि का अर्थ हुआ औषधि, जो वनस्पति है, जड़ी है, बूटी है। वनस्पतियों, जड़ियों, बूटियों को औषधि कहते हैं, वनस्पति, जड़ी बूटी। लेकिन औषध जब औ होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं औषध। वो औषधि नहीं है हिंदी में। औषध का अर्थ हुआ कि जड़ी बूटी वनस्पतियों की मिश्रित दवा। ये वनस्पति जड़ी बूटी है और यह दवा है। जब वनस्पतियों जड़ी बूटियों को मिला करके हम दवा बना देते हैं तो औषध हो गया। अब उसको औषधि नहीं कहेंगे। इसका एक उदाहरण है औषधालय कहते हैं हम, औषधालय। इसका मतलब हुआ कि औषध प्लस आलय, औषध। ये औषध है, औषधि नहीं है। इधर आलय है। औषधि कहाँ हुआ? औषध। औषधालय का अर्थ हुआ मेडिकल स्टोर। औषध का अर्थ दवा, औषधि नहीं।
या तो औषधि है और या तो औषध है, इसलिए औषधालय हुआ। औषधि प्लस आलय नहीं हो, औषधालय मतलब औषध। औषध माने दवा, औषध माने जड़ी बूटी। और जिन जड़ी बूटियों से मिल करके दवा बन जाती है तो औषध कहलाता है वो। ये संस्कृत हिंदी के शब्द थे, औषधि औषध। तो स्वर संधि के इन 3 भेदों के साथ इस अध्याय को खत्म करते हैं। अब अगले अध्याय में देखेंगे और जो 2 भेद हैं, लण संधि और अयाज संधि। धन्यवाद।